नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मयंक गौतम। मैं हिंदी पढ़ाता हूँ और हिंदी पढ़ाने के लिए ही मैंने YouTube पर यह चैनल बनाया है जिसका नाम है हिंदी वाले गुरुजी। इस चैनल का नाम हिंदी वाले गुरुजी रखने का कारण था, मेरे विद्यार्थी मुझे इसी नाम से बुलाते हैं, हिंदी वाले गुरुजी, इसीलिए मैंने इस चैनल का नाम हिंदी वाले गुरुजी रखा। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते, आज मैं अपना पहला हिंदी का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, ठीक है। हिंदी का सबसे पहला टॉपिक शुरू होता है भाषा से, ठीक है। भाषा असल में हिंदी है क्या? हिंदी हमारी भाषा है या कहा जाए मातृभाषा है। क्या है? मातृभाषा। अब बहुत से लोग इसको हिंदी बोलते समय मातृ को मात्र बोल देते हैं, मात्र अशुद्ध बोलते हैं। मात्र की अगर बात करी जाए, मात्र का मतलब केवल और मातृ का अर्थ होता है माँ, और भाषा का मतलब भाषा, अर्थात वह भाषा जो हम अपनी माँ से सीखते हैं। जितने भी इस संसार में मनुष्य हैं वो अपनी भाषा को अपनी माँ से ही सीखते हैं, अर्थात वह भाषा जो माँ के द्वारा सीखी जाती है वही क्या है? भाषा है। अब बात करते हैं भाषा की। क्या है भाषा? भाषा अपने मन के विचारों का आदान प्रदान करना भाषा है। जैसे मेरे मन में अगर कोई बात आती है, अगर वह बात मुझे किसी दूसरे को बतानी है या समझानी है, तो वो समझाने के लिए मुझे आवश्यकता पड़ेगी भाषा की, अर्थात विचारों का आदान प्रदान ही भाषा कहलाता है। अब इस भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? देखिए, भाषा शब्द आया है संस्कृत भाषा के भाष धातु से, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। अर्थात जब भी हम अपने मुख से कुछ बोलते हैं या कुछ भी कहते हैं तो वही क्या है? भाषा है। ये संस्कृत के विद्वानों ने इसका नाम भाष धातु से इसका नाम भाषा रखा था। इसके बाद भाषा के बारे में कई हिंदी विद्वानों ने, कई अंग्रेज विद्वानों ने भी इसके बारे में चर्चा करी है। मैं बात करूंगा कामता प्रसाद गुरुजी की। उन्होंने कहा है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों पर प्रेषित करता है और दूसरे के विचारों को समझ सकता है। उसी को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। लेकिन क्या समझने से या आदान प्रदान करने से वह भाषा हो जाती है? देखिए, मैं इस बात को स्पष्ट तौर पर इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि भाषा की परिभाषा कई लोगों ने दी, लेकिन कोई भी परिभाषा स्पष्ट नहीं है। क्योंकि अब हम बात करते हैं इसी बात की कि आदान और प्रदान। जैसे मेरे मन में विचार आया, मैंने किसी को बताया और उसने मेरे विचारों को समझ लिया, तो वो क्या कहलाएगी? भाषा। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो जो हमारे को विचार दे रहा है, अगर वो समझ में नहीं आएगा तो क्या वो भाषा नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, वह भी भाषा है। जैसे मान के चलिए, एक चीनी भाषा बोलने वाला व्यक्ति मेरे सामने अपनी भाषा बोल रहा है लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रही, तो क्या हम उसको भाषा नहीं कहेंगे? नहीं, वह भी भाषा है। बस अंतर है थोड़ा सा, कि वह जो भाषा होगी जो हमारी समझ में नहीं आ रही है वह अव्यक्त भाषा है, और जो भाषा हमको अच्छी तरीके से समझ में आती है वह व्यक्त भाषा कहलाती है। तो यहाँ तक बात आपकी थोड़ी समझ में आई होगी कि भाषा क्या है? मन के विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा है, और वह भाषा जिसको हम किसी दूसरे के ऊपर अच्छी तरीके से व्यक्त कर सकते हैं वह क्या कहलाती है? व्यक्त भाषा। और इन संसार की सभी भाषाएं जो हमारी समझ में नहीं आती वो सभी क्या हैं? अव्यक्त भाषा। व्यक्त भाषा को व्यक्त कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो व्यक्त भाषा को दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, एक मौखिक रूप से और एक लिखित रूप से, ठीक है।
अब समझिए, बहुत से लोग इसमें ये भी कहते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं, वो कहते हैं कि व्यक्त भाषा को 3 तरीके से व्यक्त किया जा सकता है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। देखिए तीसरा मैं नाम जरूर लिख दूंगा, सांकेतिक। सांकेतिक की अगर बात करी जाए तो व्याकरण के आधार पर हम इस भाषा टॉपिक को पढ़ रहे हैं। अगर इस भाषा टॉपिक की बात करी जाए तो सांकेतिक को भाषा नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाथों के हाव भाव और मुखाकृति को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता, इसीलिए सांकेतिक भाषा को भाषा का एक अंग मानना गलत है। दूसरा कारण भी है। दूसरा कारण ये है कि अगर मैं सांकेतिक की बात करूं तो जैसे कि मैंने ये बना दिया एक, अब आप लोग बताइए क्या है, बताइए सोच के क्या लग रहा है आपको? आपको क्या लग रहा है? सूर्य? नहीं, मैं इसको चंद्रमा बोलूंगा। क्या बोलूंगा? चंद्रमा। तो ये क्या है? चंद्रमा नहीं, ये गोला है। अरे गोला भी नहीं है, ये तो सूर्य है। इसी तरीके से इसके कई नाम हो सकते हैं, जैसे कोई पहिया भी बोल सकता है। तो ये क्या है? ये लिखित रूप से सांकेतिक है। अब बहुत से कहते हैं कि वो अंधे लोग होते हैं, जो बहरे गूंगे होते हैं, वो सांकेतिक भाषा का, ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं। देखिए उसको भी सीखने के लिए लिखित और मौखिक की आवश्यकता होती है। उस भाषा को अगर सीखना है सांकेतिक को, तो लिखित और मौखिक की आवश्यकता होगी। मैं इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि ये कामता प्रसाद गुरु जी जो हिंदी व्याकरण के पाणिनि कहे जाते हैं, उनके अनुसार मैं बता रहा हूँ कि मौखिक और लिखित ही भाषा के अंग होते हैं या भाषा व्यक्त करने के साधन होते हैं, सांकेतिक नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए मौखिक और लिखित की बात करी जाए, भाषा का वह रूप जिसे बोलकर व्यक्त किया जाए वो मौखिक है, और लिखित भाषा का वह रूप जिसको लिखकर व्यक्त किया जाए वो लिखित भाषा है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाषाओं के रूप की बात करी जाए, भाषाओं के रूप। देखिए भाषाओं के रूप की बात करते हैं तो भाषाओं के बहुत सारे रूप हैं, कई तरीके से इनका वर्गीकरण किया गया है। अगर मैं भौगोलिक आधार पर बात करूं तो भौगोलिक आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। देश, भाषा, बोली, क्षेत्रीय बोली, उपभाषा आदि इसके क्या हैं, भूगोल के आधार पर इनका वर्गीकरण है। अगर ऐतिहासिक तौर पर बात करी जाए तो मूल भाषा, प्राचीन भाषा, आधुनिक भाषा, ये क्या है, इसका इतिहास के आधार पर वर्गीकरण है। और यदि प्रयोग के आधार पर बात करी जाए तो प्रयोग के आधार पर भी इसके कई प्रकार होते हैं। जैसे बात करी जाए राजभाषा, राष्ट्रभाषा, बोली, गुप्त भाषा, मृत भाषा, सांकेतिक भाषा, आदि। ये क्या है, भाषाओं के प्रकार हैं। इसमें देखिए और भी हैं, कई सारे हैं, जैसे मैं जितने लिखता जाऊं उतने ही बढ़ते चले जाएंगे, इसलिए हम ज़्यादा नहीं कह सकते। राजभाषा, राष्ट्रभाषा, बोली, गुप्त भाषा, मृत भाषा, सांकेतिक भाषा, मातृभाषा आदि। देखिए मृत भाषा क्या होती है, आपने ये सोचा होगा मृत मतलब मरी हुई भाषा। देखिए मरी हुई भाषा हम उस भाषा को कहते हैं जो आज प्रचलन में नहीं है। जैसे संस्कृत भाषा है हमारी, आज उसका प्रयोग कहीं नहीं होता, होता भी हो तो थोड़ा बहुत होता है, तो उसको हम किस श्रेणी में रख सकते हैं, मृत भाषा में। गुप्त भाषा क्या होती है, गुप्त भाषा अर्थात कुछ समितियां दूसरी समितियों से संपर्क करने के लिए कुछ अपने ही शब्दों का निर्माण करके एक नई भाषा का प्रयोग करते हैं, जो केवल वही लोग समझ सकते हैं, कोई और नहीं समझ सकता। उसी को हम क्या कहते हैं, गुप्त भाषा कहते हैं। ठीक है, अब इन्हीं पर हम विस्तृत चर्चा करते हैं कि विश्व में भाषाओं के कौन कौन से रूप अवश्य पाए जाते हैं। देखिए अगर बात करी जाए, प्रत्येक देश में भाषाओं के मुख्यतः 3 रूप अवश्य प्राप्त होते हैं। पहला है
क्षेत्रीय बोली। दूसरा है परिनिष्ठित भाषा, और यही तीसरा है राष्ट्रभाषा। माफ कीजिएगा, क्षेत्रीय बोली। देखिए अब सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं, क्षेत्रीय बोली क्या होता है। देखिए क्षेत्रीय का मतलब है क्षेत्र से, और बोली का अर्थ है बोली जाने वाली, अर्थात क्षेत्रीय बोली का अर्थ हुआ क्षेत्र में बोले जाने वाली। अब किस क्षेत्र में बोली जाने वाली, अर्थात भाषा का वह रूप जिसका प्रयोग लोग वाग केवल अपने आस पड़ोस के क्षेत्र में ही करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, क्षेत्रीय बोली। देखिए बोली सुनने में बोली को हम ज़्यादा महत्व नहीं देते, लेकिन कोई भी ऐसी भाषा नहीं है जिसका उदय बोली से ना हुआ हो। जितनी भी इस संसार की भाषाएं हैं वो किसी ने भी नहीं बनाई हैं, सभी भाषाओं का उदय हुआ है बोलियों से। बोली का अर्थ होता है बोले जाने वाली भाषा, केवल अर्थात जिसका हम प्रयोग केवल बोलने के लिए करते हैं वही क्या कहलाती है, बोली कहलाती है। जैसे अगर हम बात करें, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूँ, हमारे यहाँ पर जो बोली चलती है वह है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा की अगर बात करी जाए तो ब्रज भाषा को बहुत से लोग बोलते हैं। अब बोली और भाषा में अंतर क्या है कि बोली का प्रयोग केवल बोलने में होता है, भाषा का प्रयोग लिखने में होता है। बोलियों का प्रयोग सामान्यतः लेखन के कार्य में नहीं किया जाता। जैसे हम अगर अपनी भाषा में बोलें क्या हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे काहे रहो है, और अगर इसको हम लिखने की बात करी जाएगी तो हमको लिखना पड़ेगा क्या हो रहा है। तो बोली में और भाषा में यही अंतर है। अब कहा जाए कि ये बोली को हमें नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, इससे कोई नहीं बच सकता। जिस क्षेत्र में आप निवास करते हैं उस बोली का प्रभाव आपकी भाषा पर अवश्य पड़ेगा। और बोलियां परिवर्तित होती हैं, बोलियां बदलती हैं। ये कहा गया है कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। बानी अर्थात बोली, आप 4 कोस जाएंगे आपकी बोली अर्थात भाषा बदल जाएगी। तो क्षेत्रीय बोली की परिभाषा अगर दी जाए तो क्या होगी कि भाषा का वह रूप जिसका प्रयोग जनता द्वारा अपने आसपास के क्षेत्र में किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, क्षेत्रीय बोली कहते हैं। जैसे इसके सामान्यतः कुछ मैं नाम लिख देता हूँ, जैसे ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी आदि। देखिए मैंने अभी कहा था कि सामान्यतः इनका प्रयोग लेखन कार्य में नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो साहित्य इन भाषाओं में मिलते हैं, ये साहित्यिक भाषाएं भी हैं। अब साहित्यिक भाषा में और एक मानक भाषा में अंतर क्या है। देखिए साहित्य में क्या होता है कि अब जैसे कृष्ण जी का चरित्र लिखा जा रहा है, तो अगर वो कृष्ण जी का चरित्र ब्रज भाषा में लिखा जाएगा तो उसमें आनंद ही अलग आएगा। तो साहित्य एक अलग चीज़ है, व्याकरण एक अलग चीज़ है। साहित्य में हमें आनंद प्राप्त होता है, व्याकरण से हमें आनंद नहीं लेना है। हमको व्याकरण पढ़कर अपनी भाषा को सुधारना है, ठीक है। चलिए क्षेत्रीय बोलियों के बाद आते हैं परिनिष्ठित भाषा। इसका दूसरा नाम भी है जिसे हम कहते हैं मानक भाषा। मानक भाषा अंग्रेजी में इसका अर्थ हुआ स्टैंडर्ड लैंग्वेज। मानक भाषा क्या होती है कि देखिए बोलियों के बारे में अभी हमने बात करी थी कि बोली का प्रयोग हम केवल बोलने में करते हैं, लिखने में इसका प्रयोग नहीं होता है। तो परिनिष्ठित का अर्थ क्या होता है, परिनिष्ठित का अर्थ होता है साफ सुथरा मजा हुआ। क्या होता है, साफ सुथरा मजा हुआ। अगर हम बात करें कि जब कोई बोली को हम व्याकरण के नियमों से बांध दें, व्याकरण क्या है, व्याकरण कुछ भी नहीं है, व्याकरण एक नियमों का पद्धति है। तो जब हम किसी बोली को व्याकरण के नियम से बांध देते हैं तो वह व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है और क्या बन जाती है, परिनिष्ठित भाषा बन जाती है, अर्थात मानक भाषा बन जाती है, जिसका प्रयोग हम विभिन्न कार्यों में कर सकते हैं। जैसे कि सरकारी कामकाज में, जैसे कि पढ़ाई लिखाई में। तो सीधी सी बात है, परिनिष्ठित भाषा क्या हुई, इसकी परिभाषा समझिए कि भाषा जब कोई बोली व्याकरण के नियमों में बंध जाती है तो एक व्यवस्थित एवं मानक रूप ग्रहण कर लेती है, जिसे परिनिष्ठित या मानक भाषा कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारी, मैंने यहाँ नाम नहीं लिखा, खड़ी बोली। जो खड़ी बोली थी
वो व्यवस्थित होकर या परिनिष्ठित होकर या खड़ी बोली का जब व्याकरण लिख दिया गया तो इसी से बनी है हमारी हिंदी मानक भाषा। यहाँ तक बात ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात होती है किसकी? राष्ट्रभाषा। राष्ट्र शब्द से संबंधित है राष्ट्र और भाषा अर्थात भाषा, अर्थात वह भाषा जो पूरे राष्ट्र की भाषा हो। लेकिन क्या बोली बन सकती है किसी देश की राष्ट्रभाषा? नहीं। क्या बन सकती है? परिनिष्ठित भाषा या मानक भाषा ही राष्ट्रभाषा बन सकती है। तो राष्ट्रभाषा क्या हुई कि जब कोई मानक भाषा किसी देश की बहुसंख्यक जनता द्वारा बोली व समझी जाती है। बोली व समझी जाती है, बोलना जरूरी नहीं है, समझने की बात होती है। कि अगर मान के चलो जैसे हमारी हिंदी है, अगर हिंदी हमारे पूरे भारत देश में सबसे ज़्यादा बोली जाएगी या समझी जाएगी तो वो हमारे देश की क्या कहलाएगी? राष्ट्रभाषा। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हमारी हिंदी अभी तक राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। अब क्यों नहीं बन पाई इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहले इसकी परिभाषा को एक बार और समझ लेते हैं कि जब कोई मानक भाषा किसी देश की बहुसंख्यक जनता द्वारा बोली व समझी जाती है तो उसी को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे अमेरिका की अमेरिकन इंग्लिश, जैसे फ्रांस की फ्रांसीसी, चीन की चाइनीज़, इस तरीके से ही राष्ट्रभाषाएं होती हैं। लेकिन अगर हम दुर्भाग्य से बात करें तो हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। अब बहुत से लोग इसको लिख देते हैं कि राष्ट्रभाषा हमारी क्या है? हिंदी है। पेपर में आता है कि हम राष्ट्रभाषा पूछी जाती है और हम हिंदी को टिक कराते हैं, हमारा सही हो जाता है। लेकिन आप उस प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, उसमें चारों ऑप्शन में कोई ना कोई भाषा दी होगी। तब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो हम उसको हिंदी को लगा देते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में आ जाए इनमें से कोई नहीं तो आपको इसी को चयन करना है। ठीक है। अब समझते हैं क्यों नहीं बन पाई हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा। देखिए इसमें बहुत सारे कारण रहे, राजनीतिक कारण सब सर्वोपरि हैं। राजनीतिक कारण कैसे कि अगर हम बात करें दक्षिणी भारत की, वहाँ के राज्य के जो राजनेता हैं वो इसको राष्ट्रभाषा नहीं बनने दे रहे। वो ये कह रहे हैं कि राष्ट्रभाषा बनानी है तो हमारी भाषा को बनाइए या अंग्रेजी को बना दीजिए। लेकिन एक बात याद रखिए, कभी भी कोई भी विदेशी भाषा किसी भी देश की राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती। तो अंग्रेजी भाषा तो हमारे राष्ट्र की कभी भी राजभाषा नहीं बन सकती। और अगर परिनिष्ठित भाषा के आधार पर या इसकी परिभाषा के आधार पर मानक पूर्ण करने वाली भाषा की बात आए तो हिंदी ही एक ऐसी मातृभाषा है जो इन सभी मानकों को पूर्ण करती है। और राष्ट्रभाषा अगर हो सकती है तो केवल हिंदी हो सकती है। और मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, इस देश की दुर्भाग्य है, इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हिंदी भाषी लोग भी हिंदी को इतना महत्व नहीं देते और हिंदी की दुर्गति बना रखी है। क्यों कर रखी है? क्योंकि आजकल बोलबाला है अंग्रेजी का। अगर आप अंग्रेजी बोलोगे तो आप पढ़े लिखे होशियार हो, लेकिन अगर आप हिंदी बोलोगे तो गंवार हो। लेकिन जब परीक्षा में हिंदी आती है तो आप ढूंढते हैं हम जैसे सरों को, टीचरों को, कि अरे सर कैसे भी हिंदी पढ़ा दीजिए। और हिंदी पढ़ाने के आधार पर मैंने कई लोगों को देखा है यूट्यूब पर, वो केवल गोरख धंधा बना रखा है, उल्टा सीधा एक आध किताब पढ़ी और हिंदी पढ़ाने लग जाते हैं। चाहे किसी का गलत हो चाहे सही हो, उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी खराब हैं, कुछ अच्छे भी हैं। आज के लिए मेरा पहला वीडियो था तो मैं आज इतना ही आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। अगर कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना। नमस्कार साथियों, चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे जल्दी ही अगले वीडियो में।